नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्मल सिंह बैस। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। दरअसल एक दिन में नए केस मिलने का आंकड़ा अब 2000 के पास पहुंच रहा है। हालांकि सरकार वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चला रही है। सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जनता के बीच जाकर उनसे सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कुछ कड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। वहीं इस बीच सरकार ने ऐसा भी फैसला लिया है जिस पर विपक्ष आक्रामक हो सकता है। दरअसल शिवराज सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि शराब को अब बार के साथ पार्क में भी परोसा जाएगा और महफिल रात 2 बजे तक जमेगी। हालांकि इसे लेकर कुछ शर्तें भी हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि पूर्व सीएम उमा भारती के शराबबंदी राग के बीच ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले बात होगी असम विधानसभा चुनाव की, जहां जमकर छत्तीसगढ़िया दांव चल रहा है। एक और सीएम भूपेश बघेल और उनकी टीम कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल को काउंटर करने के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह ने असम में मोर्चा संभाल रखा है। रमन सिंह की सरकार वादा खिलाफी को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस तरह असम के दंगल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर लड़ाई भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि असम की जनता बीजेपी कांग्रेस के छत्तीसगढ़िया मॉडल पर कितना यकीन करती है। जनता मांगे जवाब पर पहले चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, और वो है असम में छत्तीसगढ़ का दंगल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस आलाकमान ने असम में पार्टी का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार कर असम को कांग्रेस के पंजे से बाहर नहीं जाने दें। बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद भूपेश बघेल ही कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनकर असम में चमक रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़वाद के दम पर असम में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता देख बीजेपी ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ के सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह को भी प्रचार में लगा दिया है। रमन सिंह के मोर्चा संभालने के बाद कांग्रेस ने भी जुबानी हमला तेज कर दिया है। खैर, कौन क्या कह रहा है, असम में छत्तीसगढ़ का जो दंगल है उसमें कौन किस पर भारी है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। असम में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि असम के महारण में छत्तीसगढ़िया दांव भी खूब चल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम सक्रिय है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह को मैदान में उतारा है। दोनों दल के दिग्गज असम में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाते हुए अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाकर एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी कर रहे हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। छत्तीसगढ़ में जब हमने वादा निभाया है तो आसाम में भी हम वादा निभाएंगे। तो प्रियंका गांधी जी आपको वचन देंगे, आने वाली जो सरकार है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जैसे छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ वैसे आसाम में भी आम जनता से किया गया वादा पूरा होगा। 15 साल मुख्यमंत्री, 5 साल केंद्र मंत्री, छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का मौका मिला, तो इसलिए मिला कि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी निवास करते हैं, ट्राइबल 32% है। पहली बार 1 रुपया किलो चावल की योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया, नमक निःशुल्क। मैं भी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हूं छत्तीसगढ़ का, ये दावा कर सकता हूं आपके बीच खड़े होकर कि जो 60 महीने में काम असम में हुआ है, 60 साल कांग्रेस में नहीं कर पाई थी, वो हमने 60 महीने में करके दिखाया। रमन सिंह और भूपेश बघेल दोनों ही असम में छत्तीसगढ़ की बातें कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये अपने दल के प्रचार के अलावा एक दूसरे पर छत्तीसगढ़ में हुई वादा खिलाफी का आरोपी भी मर रहे हैं।
वहीं असम से दूर छत्तीसगढ़ की जमीन पर भी असम की चर्चा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को उम्मीद है कि सीएम भूपेश बघेल असम में अपनी बूथ लेवल स्ट्रेटजी से बीजेपी को मात देने में सफल होंगे, जिसके दम पर उन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की 15 साल की चल रही सरकार को उखाड़ फेंका था। वहीं भाजपा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के असम में प्रचार करने से बीजेपी को फायदा होगा। 15 साल लगातार धोखे में रखकर जनता को भ्रम पाल करके जिस तरीके से उन्होंने रखा था और परिणाम उसके बाद जो आया है छत्तीसगढ़ का, मुझे लगता है कि रमन सिंह जी की बातों पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को तो भुलावे में रखकर झूठे वादे कर कर एक बार इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली, तो इनकी वास्तविकता वहां पता लगनी चाहिए। अभी वन साइडेड चल रहा था, अभी हमारे कार्यकर्ता वहां पर लगे थे, अब नेता भी वहां पर पहुंचेंगे तो सरकार की वास्तविकता बताएंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार, उनके मुखिया और उनके नेताओं की वहां पर दाल गलने वाली नहीं है, वहां पर दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। असम के महारण में छत्तीसगढ़ की सियासत जोर पकड़ रही है। निश्चित तौर पर यह असम के अगले चरण के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि असम में छत्तीसगढ़ के मुद्दों की गूंज आखिरकार वहां की जनता पर कितना असर डालेगी और असम के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल की जीत या हार का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कोई खास फर्क पड़ेगा। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। तो असम में छत्तीसगढ़ का दंगल, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, बीजेपी नेता श्रीचंद्र सुंदरानी, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी, साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री। सभी गेस्टों का स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, चूंकि मामला बीजेपी के विपक्ष में है छत्तीसगढ़ में, तो उसी से करना जायज रहेगा। श्रीचंद्र सुंदरानी जी, क्या जिस तरीके से असम में छत्तीसगढ़ का राग बज रहा है, क्या चुनाव परिणाम भी छत्तीसगढ़ के समान ही आएंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं आएंगे। एक काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को भुलावे में रख के छत्तीसगढ़ की जनता को लोक लुभावनी नारे वादे देकर जो सत्ता हाथी आई, इसका असर असम में नहीं होगा। असम में ये जितनी भी बात कर रहे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार विफल रही है। शराबबंदी तो दूर रही, शराब माफिया पूरे छत्तीसगढ़ में हावी है, रेत माफिया हावी है। अब तो सीमेंट भी 300 रुपए बोरी बिकने लगा है, 250 रुपए बोरी का सीमेंट 300 रुपए में बिकने लगा है। और जहां जो वादे इन्होंने किए थे, कोई वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। और डॉक्टर रमन सिंह जी की सभा में जिस प्रकार से भीड़ एक जुट रही है, उससे बिल्कुल सीधा सीधा आभास हो रहा है कि भूपेश बघेल जी की वाणी का कोई असर मतदाताओं पे नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ मूल के बड़ी संख्या में लोग वहां रहते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ का विकास किया, 1 रुपए किलो चावल दिया, नमक फ्री में दिया, 32% आदिवासी यहाँ पे उनकी दशा सुधारने का काम किया, छत्तीसगढ़ का विकास किया, छत्तीसगढ़ को भारत के नक्शे में विकसित राज्यों के रूप में प्रस्तुत किया। सुंदरानी जी, आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन जो भूपेश बघेल जी हैं वो तो वहां की जनता को ये कह रहे हैं साफ साफ कि दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती, और छत्तीसगढ़ में जो कहा था उसने कुछ नहीं किया। आज 28,000 करोड़ रुपए के कर्ज में लग चुकी है। 1,000 करोड़ रुपया भी एक हफ्ता पहले राजीव गांधी न्याय योजना के लिए लिया। अभी बिजली बिल हाफ के मामले में फिर 1,000 करोड़ रुपया पूर्व लिया है। लगातार कर्ज के सहारे छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास के काम पूरी तरह ठप हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में विकास किया था, वो आज विकास कहीं दिखता नहीं। चलिए, मुझे लगता है शुक्ला जी के लिए पर्याप्त सवाल हो चुके हैं। शुक्ला जी, क्या कहेंगे जो तमाम आरोप सुंदरानी जी ने लगाए हैं और ये भी कहा है कि कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती है? शुक्ला जी। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जी, कहने को सुंदरानी जी के पास कुछ नहीं है जी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो चुका है और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का जो असम से संबंध है वो आज का संबंध नहीं है, मिनी माता के जमाने का संबंध है। असम से
जो हमारी मिनी माता है उनका आगमन आसाम से हुआ था, जो कि हमारी प्रथम महिला सांसद भी थी। हमारी छत्तीसगढ़ की पवित्र महिला है, बहुत देवी तुल्य है, माता तुल्य है। छत्तीसगढ़ के लगभग 15 से 20 लाख सतनामी समुदाय के, साहू समुदाय के लोग वहां रहते हैं, तो वहां से हमारा एक आत्मीय संबंध रहा है और इसी नाते कांग्रेस ने वहां भूपेश बघेल जी को परीक्षक बनाया। भूपेश बघेल जी वहां परीक्षक बन के गए और उन्होंने पूरा बीड़ा उठाया और कहीं पर भी कांग्रेस एक भी जगह चुनाव लड़ती है तो वहां पे सारे कांग्रेसियों की चुनाव है, तो चुनाव तो लोकतंत्र की सुंदरता होती, दांव में लगते ही। लेकिन इसका प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, ये एक रोल मॉडल है छत्तीसगढ़ कि कैसे छत्तीसगढ़ में हमने काम किया और कैसे कांग्रेस को हमने जिताया। तो इस नाते हमें वहां दायित्व मिला और हमने वहां जाके काम किया। लेकिन इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की, श्रीचंद सुंदरानी की, रमन सिंह जी की भूमिका क्या है? एक झगड़ालू बहू की है, जो अपने घर की बात घूम घूम के पूरे पास पड़ोस मोहल्ले में जाके बताती है कि झगड़ाली बहू क्या करती कि मेरे घर की मेरी सास ने क्या किया, मेरी ननदोई ने क्या किया, मेरे देवर ने क्या किया, घूम घूम के अपने घर की बुराई करना। आज भारतीय जनता पार्टी की, श्री रमन सिंह की, श्री सुंदरानी जी की भूमिका यही रह गई है, जो अच्छा काम होता है उसको ना गिन के झगड़ालू बहू की तरह घूम घूम के छत्तीसगढ़ का अपयश बता रहे। अच्छा काम क्या हुआ इनको नजर नहीं आ रहा है। किसानों को राजीव सम्मान निधि में पैसा मिल रहा है, किसानों को सस्ता बिजली मिल रहा है, लगातार कोरोना काल में हमारा बाजार उठा हुआ है, देश में आज भी सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हम कर रहे हैं। इसके उलट जबकि जीएसटी केंद्र सरकार हमारा रोक के रखी है, नहीं देती है। छत्तीसगढ़ के बाजार लहलहाए हुए हैं, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी उठी हुई है, छत्तीसगढ़ में आज सुशासन है, यह सब सुंदरानी जी को नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है। शासन काल में तो ताड़ मेटला, चूंकि झीरम जैसे ना जाने कैसी कैसी घटनाएं होती थी और जिसमें इनकी सहभागिता होती थी, मेरा सीधा आरोप सहभागिता होती थी इनकी, और आज इन सब चीजों को ये ना बता और आसाम की जनता की बात को समझने लगी है और आसाम की जनता तय कर ली है कि जो हाल छत्तीसगढ़ में किया था वही हाल अब इनका आसाम में होने वाला है। सुंदरानी जी क्या कहेंगे? झगड़ालू बहू सीधा सीधा बता दिया गया है, गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं आपकी पार्टी के। आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं बड़ा ध्यान से उनको सुन रहा था। वो झगड़ाली बहू किसको कह रहे हैं? हम कौन सी बात, हमारे झगड़ालू बहू घर की बात को बाहर करती है। हमने तो कोई बात छत्तीसगढ़ की बुराई कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जो बुराई कर रहे हैं उसको लेकर कह रहा हूँ। मैं एक एक चीज आपसे पूछता हूँ, क्या 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता 10 लाख नौजवानों को आपने दिया क्या? आपने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू की क्या? क्या छत्तीसगढ़ में रेत माफिया नहीं है क्या? क्या छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम 250 से 300 रुपए नहीं पहुंचे क्या? आप ये बताइए कि बिजली बिल हाफ करने की बात पूरे प्रदेश में की थी, सारा बिजली बिल हाफ करने की बात की थी। बिल्कुल, तो राम अवतार जी से जान लेते हैं, काफी देर से काफी गंभीरता से सुन रहे हैं। सुंदरानी जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। कहाँ कसौटी पे हम अगर आईना दिखा रहे हैं तो आप आईना देख के अपने आप को सुधारने का काम करो ना। आप सुधारने का काम नहीं कर रहे और आप अपनी गलतियों का आपको एहसास नहीं, मदमस्तासी पे सवार होकर चंद्रशेखर जी आप बात कर रहे हैं। सुंदरानी जी तो क्या दावा है आपका, कितनी सीटें जीतेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से असम में जीतेगी। चाहे भूपेश बघेल जी, अगर डॉक्टर रमन सिंह जी 4 दिन पहले पहुंच गए होते तो शायद भूपेश बघेल जी बोरिया बिस्तर बांध के छत्तीसगढ़ आ गए होते। बिल्कुल। शुक्ला जी कितना दम लग रहा है आपको सुंदरानी जी की बातों में, दावों में? हाँ निर्मल जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, ठीक उल्टा होता है। छत्तीसगढ़ में आए थे 66 प्लस बोले थे, 65 प्लस बोले थे और हुआ ठीक उल्टा, हम 68 जीते। अभी अमित शाह जी ने वहां कहा है हम 100 सीट जीतेंगे। आप देख लेना, निश्चित तौर पर 100 सीट कांग्रेस जीतेगी, ऐसा मेरा पूर्वाभास कह रहा है मेरे मन का जी। और एक बात और, इन्होंने महंगे सीमेंट की बात कही। मैं मानता हूं सीमेंट महंगा हुआ है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन महंगा सीमेंट हुआ क्यों सुंदरानी जी? आप तो व्यापारी वर्ग से आते हैं। पेट्रोल डीजल के भाव में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है सुंदरानी जी। कौन है दोषी? आप है दोषी। चलिए कौन है दोषी? हुआ है कौन है दोषी? पेट्रोल और डीजल के भाव में ट्रांसपोर्टर काम नहीं करने तैयार है,
ट्रांसपोर्टर और कंपनी की बैठक में तय हुआ रेट इसलिए बढ़ा है, और इस रेट बढ़ने के यदि कोई दोषी है सुंदरानी जी तो सिर्फ आप और आपकी केंद्रीय सरकार। चलिए, हमारे दोनों ही वक्ताओं ने, सुंदरानी जी ने और शुक्ला जी ने, आम जनता को जरूर जो है कश्मकश में डाल दिया है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं, झूठा बता रहे हैं। जो दावे करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते, वादे करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। राम अवतार तिवारी से जान लेते हैं। तिवारी जी, किसका पलड़ा, चूंकि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इस समय छत्तीसगढ़ की असम में जा पहुंची है, कितना क्या किस पार्टी को फायदा मिलता नजर आएगा आपको? तिवारी जी, इसे दो तरीके से देखना चाहिए। पहला ये सकारात्मक तरीके से कि दोनों नेता, बड़े नेता भाजपा और कांग्रेस के, रमन सिंह जी और भूपेश बघेल जी का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, इसलिए हमारे प्रदेश के जो नेता हैं वो अन्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में, असम में जो रहने वालों की संख्या बहुत है, इसलिए छत्तीसगढ़ की नेताओं की मांग वहां है, और छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो जनता को लुभाने की कोशिश दोनों पार्टी के नेता कर रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के, कि हमारी पार्टी अच्छी है, हमारी पार्टी अच्छी बताने की कोशिश, अपनी अपनी योजनाओं को तरीके से लुभाने की कोशिश होती है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इन दोनों नेताओं को यह जिम्मेदारी दी है कि आपके प्रदेश के जो लोग असम में रहते हैं उसके पक्ष में वोट डलाइए। इसलिए भूपेश बघेल जी पूरी टीम के साथ, अब छत्तीसगढ़ से कम 50 लोग जो है असम में इस समय टिके हुए हैं, और पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की, वहां के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़िया लोग हैं, उनको बता सके कि उनकी पार्टी बेहतरीन काम कर रही है। उसका देखा देखी बाद में भाजपा ने भी यही प्रयास किया और रमन सिंह को भेजा है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात जो है कि अब ये देखना है कि किस पार्टी को वहां पर फायदा होगा। तो वो राजनीतिक ध्रुवीकरण किस अनुसार से होता है, वहां की जनता जो है किस पार्टी को महत्व देती है, ये तो अब जो मतदान के बाद ही पता चलेगा, और सारे वहां नेता लौटने लगे हैं। पर जो खबरें आ रही है, जो नेता लौट रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है, किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत की स्थितियां वहां पर नहीं दिख रही है। जैसे जो लौट कर नेता, वहां लगातार लोगों से बात हो रही है, वो ये बता रहे हैं कि वहां पर खासकर मुसलमान वर्ग के ध्रुवीकरण होने की जो कोशिश में भाजपा लगी है, उसको किसी तरह से काटने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी और भूपेश की टीम लगी है कि अब इस बार जो है चाय बागान और लोकल लोगों को फायदा होगा, इसलिए वोट दे। तो अलग अलग राजनीतिक एजेंडा है दोनों पार्टियों के बीच, इसलिए टीम लगी है, और एक बड़ा अनुभव लेकर वो लोग लौटेंगे छत्तीसगढ़। बिल्कुल तिवारी जी, अब अग्निहोत्री जी से जान लेते हैं। अग्निहोत्री जी, क्या लगता है असम की चाय में छत्तीसगढ़ का जो तड़का लग रहा है वो क्या कमाल दिखा पाएगा? क्या जो छत्तीसगढ़िया असम में रह रहे हैं वो इनके वादों से प्रभावित होके इधर उधर हो सकते हैं, मतदान कर सकते हैं पार्टियों के पक्ष में? देखिए निर्मल जी, छत्तीसगढ़ के असम में 20 से 25 लाख, 30 लाख के आसपास, जी 20 लाख के आसपास मतदाता हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे, और दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की है। भूपेश बघेल जी काफी समय से वहां पर हैं, अब रमन सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां भेजा है। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी असम के अधिकतर लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि डॉक्टर रमन सिंह को वहां पर चुनाव प्रचार के लिए ना भेजा जाए। उसका कारण ये बताया गया है कि जो चावल घोटाला हुआ और जो पनामा पेपर लीक्स में जो नाम आए, उसको लेकर के वहां पे थोड़ा विरोध था। लेकिन फिर भी दोनों ही नेता वहां धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं, और भूपेश बघेल ने जिस तरह छत्तीसगढ़ में बूथ लेवल पर पार्टी का जो जमावट की और उसकी वजह से जीत हासिल की, और 68 सीटों पर जीत हासिल की, तो उसी तरह की व्यवस्था करने के लिए असम में भी, जहां पर छत्तीसगढ़ बहुल मतदाता वहां पर हैं, वहां पर बूथ लेवल जमावट करने के लिए उनकी पूरी टीम को वहां पर भेजा गया, और काफी समय से वहां पर काम कर रहे हैं। अब जबकि चुनाव बहुत नजदीक है, तो लगता है कि सबका जोर जो है वहां पर जो टी स्टेट में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके ऊपर है, और टी स्टेट के वर्कर्स में भी उन लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है
जो आदिवासी वहाँ पर जो टी स्टेट में जो काम करते हैं उनको भी प्रभावित करने का काम, बिल्कुल मतदाताओं को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। अब एक बार फिर से सुंदरानी जी के पास जाते हैं। सुंदरानी जी, क्या लगता है आपको 15 साल की सत्ता गंवाने के बाद रमन सिंह छत्तीसगढ़ में कमाल दिखा पाएंगे? नंबर एक। दूसरा, क्या जो है एक तो रमन सिंह जो है काफी बाद चुनाव मैदान में उतरे, तो क्या कांग्रेस का प्रेशर लगने के बाद या भूपेश बघेल को ज्यादा सक्रिय वहां देखने के बाद रमन सिंह जी को उतारा गया चुनावी मैदान में? और चूंकि वो खुद सत्ता छत्तीसगढ़ की गंवा चुके हैं, कितना कमाल दिखा पाएंगे वहां? देखिए, निश्चित रूप से हम असम की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों पे लड़ रहे हैं जी। और जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे थे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को लेकर, किए गए वादों को लेकर, तो कहीं न कहीं जनता भ्रमित न हो। डॉक्टर रमन सिंह जी निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के बाद गए। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी पहले दिन चले गए होते तो मैंने पहले ही कहा कि भूपेश बघेल जी वहां ठहर भी नहीं पाते। जैसे ही डॉक्टर रमन सिंह जी वहां पहुंचे हैं, माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और छत्तीसगढ़ के मूल जो लोग वहां पे हैं 20 लाख 25 लाख जो भी होंगे, वो उन पे असर डॉक्टर रमन सिंह जी का हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा विकास पुरुष के रूप में रहा है। ठीक है, हमने 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाई, लेकिन वो भ्रम में आकर आज छत्तीसगढ़ की जनता को पछतावा है और उन छत्तीसगढ़ के लोगों का छत्तीसगढ़ में संपर्क है। किस प्रकार धान खरीदी के मामले में किया गया, आज राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो चौथी किस्त दी है उसमें 18% जीएसटी। आज ही एक किसान मुझसे कह रहे थे कि 20,000 रुपया उसको चौथी किस्त मिलना था, उसमें से 8,000 रुपये जीएसटी काट के दिया गया। तो अब कैसे भी करके किसानों की जेब में पैसा न जाए, ये इस प्रकार के हथकंडे अपना। बिल्कुल सुंदरानी जी, मुझे लगता है शुक्ला जी के लिए पर्याप्त सवाल अब हमारे पास हो चुके हैं। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, क्या रमन सिंह जी की 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रही, जैसे कि अभी सुंदरानी जी बता ही रहे हैं, वहां के काम उनके गिनाए जा रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी रमन सिंह जी रह चुके हैं, और कांग्रेस को अभी महज 2.5 साल ही छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो किस तरीके से इस चीज को आप डिफाइन करेंगे जनता के सामने? क्या उपलब्धियां 2.5 साल में ऐसी आप लोगों ने कर ली हैं जो 15 साल में रमन सिंह सरकार नहीं कर पाती? जी निर्मल जी, सही बात है। आपने कहा विकास पुरुष, विकास नहीं विनाश पुरुष। छत्तीसगढ़ को गले गले तक कर्ज में डुबा देने वाले, हर प्रकार का घोटाला करने वाले, चाहे चावल का घोटाला हो, चाहे नाट का घोटाला हो, चाहे मोबाइल घोटाला हो, चाहे सड़क परिवहन घोटाला हो, चाहे एक्सप्रेस वे घोटाला हो, रमन सिंह की 28,000 करोड़ रुपए घोटाला पुरुष विनाश पुरुष की रही है। और ये बात छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति जानता है, और जिनका संबंध आसाम से वो भी इस चीज को महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि ये किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार थी, और इसीलिए सारे किसानों ने मिलकर, छत्तीसगढ़ियों ने मिलकर इनको हटाया है। और यहां जो राजीव किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, किसानों को भरपूर सम्मान मिल रहा है, जो गन्ना किसान को मिल रहा है, और वही हमारा मुद्दा वहां चाय बागान के लोगों को अधिकार देने का है, उनको जो हम पैसे की बात करी, तो जो यथास्थिति यहां थी कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी, अमीर लोगों के साथ मिलकर लोगों का शोषण करती थी, वही शोषण वो आसाम में कर रही है। तो वही स्थिति अब हम बताने में सफल हुए हैं, और निश्चित तौर पर जैसे कि मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी वर्ग की, अमीर वर्ग की पार्टी रही है, कुछ चुनिंदा जमात पैसे वालों की पार्टी रही है। तो वही आज वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। वहां तो आसाम में आपने क्या नहीं बेचा है, चाय बागान बेच दिया, आसाम का एयर ड्रम बेच दिया। जो लोग पूछते हैं हमारे बाप दादा छोड़िए, बिल्कुल आपने किस अधिकार से बेच दिया, वहां की जनता प्रश्न कर रही है, और वो पूछते हैं कि हमसे छत्तीसगढ़ को आपने कैसे बचाए रखा है। तो ये सब जो चीजें हैं, उस चीज को उन्होंने महसूस किया है, और इसका लाभ हमें मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के 2.5 साल का सुशासन इनके 15 साल के शासन पर भारी पड़ेगा। बिल्कुल सुंदरानी जी, एक सवाल तो यहाँ उठता है, लाजमी भी है कि राजीव गांधी किसान योजना के तहत कांग्रेस ने काफी अच्छा, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम किया, साथ ही धान का समर्थन मूल्य भी चुका दिया है। तो इसका फायदा क्यों आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ में, असम में मिलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दिया, चौथी किस्त दिया है 14 महीने बाद, और उस चौथी किस्त में भी 14 महीने बाद भी
करीब करीब 18% जीएसटी के नाम पर बड़ी रकम किसानों की काट दी सरकार ने। ये तो जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो फिर इसका जीएसटी से क्या लेना देना। कोई इन्होंने खरीदी बिक्री की होती तो जीएसटी लगता है। अब धान सरकार ने खरीदा और उस पे जीएसटी 18% किसान से काटा जाए, मतलब इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति कोई बात नहीं हो सकती। जब आपने 10,000 रुपए एकड़ पे देने की बात की थी और उसमें से 1,800 रुपए आप जीएसटी के नाम से काट दे रहे हैं, तो किसान केंद्र को कैसे जा रहा है जीएसटी का पैसा? ये तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसानों से जेब से पैसा निकाला जा रहा है, किसानों की जेब में डाका डल रहा है एक प्रकार से। चंद्रशेखर जी कुछ कह रहे हैं? जी चंद्रशेखर जी। हाँ निर्मल जी, पहली बात जीएसटी लूट है, इस बात को आज सोमनाथ जी ने स्वयं स्वीकार किया अपने वक्तव्य के द्वारा। मैं आपको बता दूं, किसानों से लूटा जा रहा है। 10,000 मैंने जीएसटी का नहीं कहा। सुनिए 5400 करोड़ देने का था, 4400 करोड़ दिया जा चुका है, 1100 करोड़ आया है, जो पैसा किसान मिल चुका था। आपने 10,000 रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देने की बात की थी। आपने 10,000 रुपया एकड़ का देने की बात की थी। आप 1,800 रुपया कैसे काट रहे हैं? जीएसटी चोरी रहेगी और जीएसटी चोरी की गई, आधी रात को लाया गया कानून, चोरों का कानून होता है। आपको पता नहीं है तो आपकी सहमति से लाया, जीएसटी तो आपकी पार्टी की सहमति से आया। इस बात को अपडेट करें। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप 10,000 राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपने अपडेट करें। बिल्कुल दावे आरोप 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने की बात की थी, दे दिया गया था, शेष 1100 करोड़ 10,000 प्रति एकड़ पे आपने देने की बात की थी और आप 1,800 रुपए जीएसटी। जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा। जी सुनानी जी और चंद्रशेखर जी, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा। रहेगी आधी रात के जो कानून बनाया जाता है वो चोरों के द्वारा बनाया जाता है, चोरी करने के लिए बनाया जाता है। इस बात को नोट करें और आज आपने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि चोरी है, इसके लिए आपका आभार। जी रामावतार जी से उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। सुंदरानी जी, चंद्रशेखर जी, मेरे ख्याल से पर्याप्त आप लोग दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रख चुके हैं। रामावतार जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, खासा घमासान मचा हुआ है, विकास की बात भी हो जाती है, पुराने जो है भ्रष्टाचार भी निकल आते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कंक्लूजन पे आप पहुंचते हैं कि क्या असम में जो है किसका आपको असर ज्यादा नजर आता है? रामोता जी, पहले तो ये जानकारी दे दूं कि किसानों को इनकम टैक्स के दूर रखा गया है, तो जीएसटी तो लगता नहीं है जी केंद्र सरकार के लिए। कौन सा जीएसटी लगा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमको तो आज पहली बार सुने हैं कि किसानों को लगता है। दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि इस चुनाव से ये तय हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो नेता है, ये छत्तीसगढ़िया बड़े नेता है, उनके राष्ट्रीय स्तर पे भूमिका बढ़ रही है। और खासकर जो है भूपेश बघेल जी को वहाँ का प्रभारी बनाया गया और प्रभारी बनाकर वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर वहाँ पर कांग्रेस को उन सीटों में फायदा होता है तो भूपेश बघेल का कद बढ़ेगा। बिल्कुल। और अगर वहाँ पर भाजपा जीतती है और एक तरह से वहाँ पर मतदाता भाजपा को वोट देते हैं, तो रमन सिंह जो अभी तक ये माना जाता राजनीति में किनारे हैं, तो मुख्य धारा में धीरे धीरे जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो दोनों पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को फायदा होगा, ये नजर आता है। और तीसरा जो यहाँ के नेता, यहाँ के युवा नेताओं को चुनावी काम में लगाया गया है, तो अन्य राज्यों में चुनाव किस तरह लड़ते हैं, किस तरह की जनता का मूड क्या है, जनता क्या स्थिति है, ये कम से कम इन बड़े नेताओं को वास्तविक स्थिति, धरातल की स्थिति जानकारी होगी, तो उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अमोता जी। दूसरी बात यह है कि चुनाव में हार और जीत चलती रहती है, मगर इन नेताओं को ये चीजें को तय करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए एकजुट होकर यहाँ के जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहें। बिल्कुल बिल्कुल रामोता जी, बिल्कुल सही आपने कहा। कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि असम में चुनाव हो रहा है, लेकिन सेमीफाइनल छत्तीसगढ़ की राजनीति का, छत्तीसगढ़ के भविष्य का हो रहा है। अग्निहोत्री जी से जान लेते हैं। अग्निहोत्री जी, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों से जी। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी जी। और उन्होंने अपना काम करके दिखाया जी। और कांग्रेस ने वहाँ लंबे समय तक शासन किया और जनता का विश्वास जीत करके उन्होंने सरकार बनाई थी वहाँ पर। जी। इस बार फिर से कांग्रेस संघर्षरत है अपनी सत्ता में वापसी के लिए जी। और भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि वो रिटेन करे कि अगले 5 सालों के लिए भी जी। जनता उन पर विश्वास व्यक्त करे। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक सवाल छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का वहाँ पर है जो असम में रहते हैं, जी। तो 20 लाख के करीब मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जी। न केवल भूपेश बघेल अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, बल्कि रमन सिंह भी अपने 15 साल की उपलब्धियों का बखान करते हुए नजर आते हैं। और रमन सिंह के पास एक क्रिटिसिज्म का भी मौका है जो बघेल सरकार के खिलाफ वो वहाँ पर लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल अपने जी अपनी बढ़ा दी जी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2 मई को तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि किसका कद बढ़ता है किसका कद घटता है। बिल्कुल। वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल। अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने रहेंगे और जो हमारे तमाम तीनों मेहमान हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, सुंदरानी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं, आप सभी ने डिबेट के लिए समय निकाला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। असम में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार में जोर लगाने के पीछे एक वजह यह भी है कि असम में 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मतदाताओं में तकरीबन 30 लाख छत्तीसगढ़िया हैं, जो कि 30 विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में 126 विधानसभा सीटों वाले असम में कांग्रेस जहां हाईकमान के निर्देश पर भूपेश सरकार के मॉडल को लेकर लगातार कैंपेनिंग में जुटी है, तो वहीं बीजेपी उस मॉडल का काउंटर करने के लिए लगातार मोर्चाबंदी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 27 मार्च को असम में होने वाले पहले चरण की वोटिंग में जनता किसकी बातों पर यकीन करती है और बाकी 2 चरणों में जनता का रुख किस ओर रहता है। 2 मई को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आता है। चलिए